एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीगूका आईएएस पर। मैं हूं आपके साथ सुमन सा। हमने पिछली क्लास में हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन को देख लिया है। लगभग 65 क्वेश्चन आपके किए जा चुके हैं पहले से। तो क्यों नहीं आज हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 इसमें जो क्वेश्चन है 65 में, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ ही नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये गलत है, क्योंकि इन लोगों को तांबा की, चांदी की और सोने की इनकी जानकारी थी। ये लोग केवल लोहे से परिचित नहीं है। तो 3 नंबर स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है। 1, 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 65 क्वेश्चन को आप लोग कर चुके होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 66 नंबर क्वेश्चन जो है वो कथन और कारण वाला है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन कथन और कारण में कथन को क्योंकि लगा के पढ़ा कीजिए तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। तो कथन को फिर पढ़िए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये क्योंकि वाला बात सही नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो 66 का जो बी है वो सही हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और हड़प्पा जो है ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खनन के दौरान राखलादास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है, नष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं। ये शैलकृत स्थापत्य आर्किटेक्ट की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं धौलावीरा से एक शैलकृत जलकुंड मिला था। तो यहाँ पे धौलावीरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। भारत में सबसे बड़ा है राखी गढ़ी, दूसरा है धौलावीरा, तो दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शैलकृत जलकुंड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में अवस्थित है वो कौन सा राज्य है। तो आपने अभी भी पढ़ा, ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो 68 का ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था। इसका भी उत्तर धौलावीरा ही होगा, क्योंकि धौलावीरा में एक किला, फिर मध्य नगर और निचला नगर 3 भागों में धौलावीरा विभाजित था। बाकी धौलावीरा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, पूछा जा रहा है कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से बदल के आया। इसका भी उत्तर है धौलावीरा, इसमें 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। हमने कहा था उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है धौलावीरा की विशेषता होती है। तो देखिए और क्वेश्चन को पूरा करते हैं। जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये धौलावीरा इसका सबसे करेक्ट उत्तर है। देखिए जरा सा बॉक्स में क्या लिखा है। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवास क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। ठीक है, यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। बहुत उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली था वहाँ पे। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था।
यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकास प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प जो आर्किटेक्ट है, तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाले उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग के स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे धौलावीरा को लेकर के विशेष बात की गई है और जिसको आप जानते ही हैं IAS प्री 2021 में ये प्रश्न भी बना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था, धौलावीरा से, हमने अभी अभी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से द्वीप शव संस्कार यानी डबल बारियल का प्रमाण मिला है? देखिए डबल बारियल द्वीप शव संस्कार कई जगहों से मिले हैं, लेकिन लोथल से सर्वाधिक मिले हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। लोथल से सर्वाधिक 3 द्वीप समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 3 उसमें द्वीप समाधिकरण किए गए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है, राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही विकल्प सी और डी दोनों होगा। सी से भी मिला है, डी से भी मिला है, तो सी सबसे ज्यादा मिला है, बाकी डी से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पूछा जा रहा है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो सनौली जो है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। यहाँ से काफ़ी मानव शवाधान प्राप्त हुए, 125 मानवों के जो वहाँ पे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा सब उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, इनमें गहने प्रमुख हैं, इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी इसमें मिली है। तो ये सनौली का इतिहास जो है ये काफ़ी डरावना लगता है कि क्यों 125 लोगों को कुछ छत विक्षत अवस्था में भी मिले हैं वहाँ के सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन मांडी जो है वह उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। तो जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव मांडी चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया। तो मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में है और मुजफ्फरनगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ किया गया था वस्त्रों के लिए? तो भारत में सबसे पहले किया गया था। भारत में 3000 BC में हुआ था और जो सुमेर है उसमें 2500 BC में हुआ था। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में राखलादास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है कि उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 77। कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो उनके विशाल महल और मंदिर के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो मंदिर ही है, ये क्या थे इसके बारे में स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता है। घोड़े का प्रयोग है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से इसका रथ में प्रयोग करते थे, ये आर्यों की विशेषता हो जाती है। यहाँ केवल बी ऑप्शन सही होता है। देखिए जरा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। हालांकि मेसोपोटामिया वगैरह वाले में पूजा स्थल के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मुहरे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। ठीक है, घोड़े का चित्र नहीं मिला है, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटरा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसीलिए विकल्प बी को ही सही उत्तर माना गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 78। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल सही बात है। इसमें धार्मिक तत्व तो रहा होगा, लेकिन वो उतना वर्चस्वशाली नहीं था।
उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। जरा सा इसकी बॉक्स को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग इसका निर्माण किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा की बात की गई है, यानी जो बैल है वो मुद्रा पर की गई है, वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा जॉन मार्शल महोदय ने की है। इसके बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। बहुत सुंदर तरीके से उसे जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से उकेरा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो वृक्ष पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। तो आम नहीं है, पारिजात नहीं है, पीपल बिल्कुल है, साल नहीं है, तो पीपल मिलती है। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरे सिलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद इत्यादि से बनी मुहरे भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मुहरे वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरे घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? ठीक है, तो किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़े का मुहरों पर वर्णन नहीं मिलता है। तो बैल है, हाथी है, घोड़ा नहीं है, बैल है। तो आपसे नहीं है पूछा गया है, तो घोड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की मृण मूर्ति, अस्थि, जबड़े इत्यादि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए जरा सा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इसमें जो शेर है इसके कोई अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये पूछा है नहीं हुए हैं, तो आपका जो है शेर बिल्कुल सही है। बाकी घोड़ा के अवशेष मिले हैं आपके, गाय के मिले हैं, हाथी के मिले हैं, लेकिन शेर के नहीं मिले हैं। देखिए जरा सा बॉक्स को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। सब लोग घोड़े को तो मान लिए हैं। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, अतः ए जो है इसका अभिष्ट उत्तर के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? कितने वर्षों तक वर्षा न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया? तो आईआईटी खड़गपुर ने 2018 में इसका अन्वेषण किया था और कहा था 900 वर्षों तक ऐसा होने के कारण ऐसा हुआ था। तो डी ऑप्शन 900 वर्ष बिल्कुल सही है। देखिए जरा सा व्याख्या। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 9 वर्षों तक सूखे पड़े रहने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, इसको एक प्रमुख कारण के रूप में माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। मृण पट्टिका पर, यानी जो मिट्टी की पट्टी है उस पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जॉन मार्शल ने इसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया था। तो मोहनजोदड़ो, अच्छा, सिंह युक्त देवता की कृति जो है ये कालीबंगा से भी प्राप्त हुई थी, और मार्शल को तो मुहर मिली थी मोहनजोदड़ो से। तो कालीबंगा जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कालीबंगा से मृण पत्रिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 85,
पूछा जा रहा है कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी। रोमन सभ्यता बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे है। यूनानी सभ्यता नहीं। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पे फैली थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था, नील नदी की बेसिन में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता था, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में थी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। देखिए ये यूपी आरओ 2016 में पूछा भी गया है। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बैठाना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में सबसे पहले जो है मेसो अमेरिका में एजटेक सभ्यता थी। ठीक है, तो मेसो अमेरिका में एजटेक सभ्यता थी। एजटेक यहाँ भी है। माया ये गलत हो गया, क्योंकि मेसो अमेरिका में जो है एजटेक सभ्यता सबसे पहले थी। उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है अच्छा मेसो अमेरिका जो है वो दक्षिण मेक्सिको से लेकर के और मध्य से दक्षिण अमेरिका तक, दक्षिण मेक्सिको तक का क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद जो है देखिए मुइस्का नहीं, माया जो है यहाँ पे आया था, क्योंकि माया का विस्तार जो है वो आपके मेसो अमेरिका के ठीक दक्षिणी भाग में है, तो माया यहाँ पे हो गया। फिर मुइस्का हो गया। फिर आपका इंका जो है ये आ जाता है, क्योंकि मुइस्का आपका दक्षिण अमेरिका में है और फिर इंका इसके जो दक्षिण अमेरिका है इसके दक्षिण अमेरिका से सेंटियागो तक जो है आ जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब देखिए जरा सा इसकी व्याख्या को देखिए। जो एजटेक सभ्यता का विस्तार है, एजटेक सभ्यता का विस्तार है ये मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको से, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज और अल सल्वाडोर और होंडुरास के पश्चिमी भागों तक था। फिर मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार जो आपकी क्रम हो जाएगी वो हो जाएगी एजटेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। इस तरीके से यहाँ पे क्रम निकल करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, तो जरा सा 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन था। तो वो था सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता में लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने में ये लोग सबसे आगे थे और इसे पढ़ा भी जा चुका है। सुमेरिया सभ्यता के लोग जो है ये प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक कर्ता माने जाते हैं। इनकी जो लिपि थी वो बहुत सरल थी, बहुत आदिम प्रकार की थी। और ये जो लिपि है सुमेरिया की, इसमें क्यूनिफॉर्म लिपि जो होती है, क्यूनिफॉर्म लिपि, इस क्यूनिफॉर्म लिपि को सबसे ज़्यादा पुरानी लिपि मानी जाती है, सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पे सैंधव सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत से लेकर के अंत तक के जितने भी प्रश्न थे 87 प्रश्न को लेकर के व्याख्या सहित पढ़ लिया है। तो आपकी ये लगभग 3-4 पार्ट में ये आपकी सैंधव सभ्यता आई है। कल हम लोग इसके आगे वैदिक सभ्यता काल के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये जो घटना चक्र का जो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपको जिसमें हम लोग पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन को करते हैं। हमने आपसे कहा था कि घटना चक्र की रेलिवेंसी आज भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से बनी हुई है। साथ ही जिगुका आईएएस पर आपके लिए जो फ्री बैच है ये भी अवेलेबल है और आप इसको पढ़ते रहते हैं, उसे भी पढ़िए। और जो प्रीमियम है उसे अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, वरना फ्री बैच वाले में भी जो मटेरियल है ये आपको पर्याप्त रूप से मिल रहा है। इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।